ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम लुक बेस्ड पॉलिसी। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। और लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि इसका क्या था, एडवांस रूप था, एडवांस फॉर्म थी इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें क्या था कि व्यापार पर जोर दिया जा रहा था, व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था, व्यापारिक संबंधों पर जोर दिया जा रहा था। मगर जब ये मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भाई सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन का बढ़ता जो प्रभाव रहा, तो उस प्रभाव को, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उस प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने कदम उठाया और कहा कि सिर्फ व्यापारिक या आर्थिक संबंधों से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब हमें इस भूमंडलीकरण के दौर में हमें सामरिक संबंधों को भी मजबूत करना होगा। इसलिए जो है फिर लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस फॉर्म लेके आया गया और उसको बोला गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके दरमियान क्या हुआ था कि हमने वो दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे क्षेत्र को जान लिया था, अच्छे से व्यापार संबंधित संबंधों को देख लिया था, सामरिक संबंधों को देखा था। ठीक है, तो फिर जब हम पूर्व की ओर देखो नीति की बात करेंगे तो फिर एक विकल्प और हमारे पास आता है जिसको बोला जाता है लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो नीति। क्या व्यापार की जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्व के देशों से ही, पूर्व के राज्यों से ही व्यापार होता है। कैसे उन्हीं के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे रखने से बात बन जाएगी? क्योंकि अगर हम आज की स्थिति देखें, आज के समय में जो भूमंडलीकरण का दौर है, ऐसे में आप देखो जो आधुनिकीकरण है, तो मशीनरी का उपयोग हो रहा है, तकनीक का उपयोग हो रहा है, बड़े बड़े जो है कारखाने, फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, साधन है, परिवहन है। इन सब चीज के लिए क्या है, वो कहीं ना कहीं कच्चे ईंधन की भी जरूरत है, कच्चा तेल हो चाहे वो गैस हो। और हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो मध्य एशिया है, जो पश्चिमी एशिया है, ये सब क्रूड ऑयल, चाहे वो गैस हो, कच्चे ईंधन के क्या है, भंडार है। खासकर जो खाड़ी के देश है, खासकर जो संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें भी सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, आबू धाबी हुआ, बहरीन हुआ, तो ये जो ओमान हुआ, फिलिस्तीन को भी आपने देखा, फिर वो इजराइल हो या फिर इराक हो, तो इन सब देशों की तरफ, गल्फ कंट्री की तरफ भी जाना एक आवश्यक बन जाता है। तो ये कदम जो उठाया, दरअसल इन जो पश्चिम जो देश रहे, इन देशों का एक नजरिया रहा, ये भी रहा कि इन्हीं देशों में तो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद गतिविधियां ही हैं ज्यादा। और आतंकवाद का दंश हम सब जानते हैं, भारत पहले से ही, आजादी के समय से ही झेलता आ रहा है। तो आखिर क्या है, क्यों अपनाई गई लुक वेस्ट पॉलिसी, क्यों लाई गई, किसके द्वारा लाई गई, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है इसमें कि आखिर ये क्या है, क्या है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। फिर देख लेंगे एक नीति अपनाई गई जिसको यही बोला जाता है कि वो पीएम मोदी की नीति है, डी हाइफनेशन नीति बोला जाता है। डी हाइफनेशन नीति कि मोदी जी की नीति है, इसको देखेंगे आखिर ये क्या है। ऐसे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, इसमें दरअसल हम संबंधों की बात करेंगे और भारत के संबंध और वो खाड़ी देशों के संबंधों की बात करेंगे इस नीति के तहत।
दूसरा ये है, लोग ये भी कहते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, दरअसल लुक बेस्ड पॉलिसी में हम जो देखेंगे जो हमारी वर्तमान सरकार है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, तो ज्यादातर हमारे इस जो सरकार है, सरकार की बात इसमें की जाएगी। जो इसने पहल की है उस पहल की बात की जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम, जो तुष्टीकरण की नीति है, जो तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर का कदम है, उसको भी देखेंगे। किसको? तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर कदम, तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर कदम। आखिर क्या है ये? जो लोग सोच रहे थे वो नहीं निकला, आखिर दूसरा फिर ये सशक्तिकरण को कैसे ला दिया सरकार ने, उसकी बात करेंगे। और फिर अंत में ये भी देख लेंगे कि जो पश्चिम एशिया है, पश्चिम एशिया का भारत के लिए महत्व। आखिर ये जो मारामारी हो रही है फिर ये क्यों हो रही है? पश्चिमी एशिया का भारत के लिए महत्व, इस बिंदु पर भी चर्चा कर लेंगे। पश्चिमी एशिया का भारत के लिए महत्व। पश्चिमी एशिया का क्यों पढ़ना है? क्योंकि भाई हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, पश्चिम की ओर देखो नीति। तो जो भारत से पश्चिम की ओर के देश है उनकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है पश्चिम की ओर देखो नीति। अब ये सवाल उठता है ये क्या है? एक तो ये नीति ऐसी है, कहने का मतलब है कि जो पश्चिमी एशियाई देश है उनकी और ध्यान केंद्रित करना, या पश्चिमी एशियाई देशों से संबंधों को बेहतर बनाना या मजबूत बनाना। मजबूत या बेहतर बनाना। जैसे अगर बात करें, जब हमारे जो 2014 के चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव की अगर स्थिति को देखें तो एकदम लोकसभा के चुनाव ने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई जो बीजेपी सरकार सामने आई, मोदी सरकार सामने आई, जो कि पूर्ण बहुमत से रही। और ये तो आप लोग जानते, ये पढ़ा भी आपने, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है, आईआर में भी इसको देखा है कि जब कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत से आता है तो उसके द्वारा निर्णय त्वरित रूप में ले जाते हैं, कि कोई रुकावट नहीं होती है। हम यहाँ सकारात्मक पक्षों की बात करेंगे, ये नहीं। कुछ लोग तो न जाने कितने आरोप लगा, जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा कि भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काम चलेगा? नहीं चलने वाला था, क्योंकि चीन क्या है, वो हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। वो पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया से लेकर के पश्चिम एशिया तक, पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन तक अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, यहाँ तक कि वो मध्य एशिया तक पहुंच रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान, जो कि जिसमें भारत बहुत बड़ा निवेश किए हुए था, कहीं ऐसा ना हो कि वो डेड इन्वेस्ट हो जाए, भारत के लिए मृत निवेश साबित हो जाए। तो इन सबको देखते हुए कुल मिला के ये है कि भारत जो है वो चीन के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण या अंकुश लगाना चाहता था। तो ऐसे में सत्ता वो नरेंद्र मोदी के हाथों आई और बड़े सूझबूझ से नरेंद्र मोदी ने काम भी किया। आप देखो, गल्फ कंट्री की 2015 के दौरान नरेंद्र मोदी ने 5 बार यात्राएं की, जिसमें फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान 4 दिवसीय दौरे पर गए, 5 बार यात्राएं की इन देशों की, सऊदी अरब की यात्राएं की। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी?
ऐसी क्या जरूरत थी इन देशों में जाने के लिए? तो मोदी ने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग बोलते हैं डी हाइफनेशन नीति, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है और बेहतर करना है, तो जो पश्चिमी एशिया के देश है, विशेष खाड़ी के जो देश हैं, इनसे बेहतर संबंध रखने होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं कि अर्थव्यवस्था को देगा, क्योंकि एक मुद्दा और है, वो है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का, और आतंकवाद के मुद्दे को हम लोग जानते हैं, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं इस आतंकवाद के मुद्दे पर एकदम चुप्पी साध लेती हैं। चाहे वो पाकिस्तान का उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर हमारे संबंध वो सऊदी अरब, अफगानिस्तान हो, चाहे फिर फिलिस्तीन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, चाहे फिर इजराइल हो, अगर इन सबसे संबंध मजबूत होंगे तो आप जानते हो कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा सुरक्षा की बात आती है, तो वहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है इन पश्चिमी एशियाई देशों की। ऊर्जा के क्षेत्र में किसकी आवश्यकता पड़ती है? और पश्चिमी एशियाई देशों की। भाई तेल कहां से आता है? वो सऊदी अरब, ईरान, और फिर अगर इजराइल की भी बात करें तो इजराइल से हमारे, आप जान रहे हो, आधुनिक उपकरण जो कि सैन्य उपकरण है, तो इसका भी महत्व हो जाता है, सैन्य उपकरणों का। तो हमें जरूरत है। और तीसरी चीज ये है कि जो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब जगह पर हमारे भारतीय प्रवासी लोग हैं, इनको डियास्पोरा भी बोला जाता है। तो भारतीय प्रवासी लोग या डियास्पोरा, ये डियास्पोरा भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से आपके आसपास में लोग रहे होंगे, आपके मोहल्ले के भी होंगे, गांव के भी होंगे, जो आपके आसपास रहते होंगे, जो विदेश में जाकर के नौकरी करते हैं। विदेश में खास करके है वो सऊदी अरेबिया में। आपके पास में, आपके पूरे गांव में एक दो आदमी ऐसा मिल जाएगा जो सऊदी अरब में होगा। तो इनके द्वारा भारत को जो है लगभग अगर आप एक अनुमान लगाएं तो एक बहुत बड़ी धनराशि के रूप में भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इन डियास्पोरा के। अब ऐसे में क्या है, भारत के इन खाड़ी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे, तो क्या ये संभव है कि जो भारतीय प्रवासी लोग हैं वो अमेरिका न जाए? भाई क्या ये ऐसा संभव है कि वो सऊदी अरब ही जाए? तब तो संभव नहीं है। संभव कब है? जब हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो तीसरा मुद्दा ये है कि भाई हमें जो है इन खाड़ी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने हैं, जरूर बनाने हैं। आतंकवाद के मुद्दे पे तो आपने देख ही लिया। क्यों? अगर हमारा, जो कि आपने देखा था, मैंने पढ़ाया था ISI के बारे में भी, कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता देती हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं चंदे के रूप में। जब ऐसे में हम लोग बताएंगे, इन लोगों के घर में जाएंगे, इनको बताया जाएगा कि भाई आतंकवाद से किसी का कोई भला ही नहीं हुआ, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, आतंकवाद का दंश वो भी झेल रहा है, फिर पाकिस्तान भी क्यों ना हो। तो ऐसे में उनको बताना है जो सच्चाई है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि फायदा तब है जब पूरी दुनिया के देश एकजुट हो जाएं और आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, जो कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया अमेरिका की बैठक में, स्पष्ट कर दिया। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि मोदी जी की नीति साफ नजर आती है,
कुछ लोग ये आलोचक ये भी कहते हैं कि मोदी जी जो है सूट बूट पहन के सिर्फ इन देशों की यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं और कुछ नहीं, मौज मस्ती करने जाते हैं और कुछ नहीं। तो उनको क्लियर कर बता दे रहे हैं कि जब किसी देश की सत्ता हाथ में होती है तो उस देश के प्रत्येक नागरिक को जवाब देना होता है, प्रत्येक नागरिक की तुम कर्जदार हो जाते हो। इसलिए नरेंद्र मोदी ने पहल की कि जो खाड़ी के देश है, मुझे हर देश में जाना है और हर देश के, चाहे वो वहां के शेख हो, प्रिंस हो, उन सबसे मुलाकात करनी है और अपने देश के लिए, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, फिर वो सैन्य उपकरणों की बात क्यों ना हो, और फिर चाहे वो भारतीय प्रवासियों की बात क्यों ना हो, डायस्पोरा की बात हो, और फिर चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा क्यों ना हो, इन सब पे चर्चा करूंगा। तो ऐसे में हो सकता है कुछ ये भाई इनके पास तेल के कुएं हैं, तो ये हमारे यहाँ निवेश भी करेंगे जब इनको बताया जाएगा कि इंडिया सेफ है, इंडिया में आतंकवादी हमले नहीं होते हैं। आतंकवादी हमला अगर कोई करता है तो वो एक ही देश है, तो उस आतंकवादी हमले करने वाला देशों पर आप लोग आतंकवाद के मुद्दे पर सब साथ आए, वो मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तभी तो होगा जब आप जाके बताओगे किसी को अपनी समस्या, तब वो समझेगा कि यार दूर से तो हमने देखा था, दूर से तो लोग उसकी बुराई करते थे, ये तो आदमी भला निकला। वही करा मोदी जी ने, चाहे फिर वो फिलिस्तीन हो, ओमान हो, चाहे फिर वो यूएई, इसमें भी चाहे सऊदी अरब, चाहे फिर आप अबू धाबी की बात कर लीजिए, अबू धाबी, आप कतर की बात कर लीजिए, चाहे वो कतर हो, और भी जो है शेष अन्य खाड़ी देश। इजराइल की भी बात कर लीजिए, इजराइल भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर कदम की बात करें, ये जो मोदी जी ने अपनी नीति अपनाई, इसी को डी-हाइफिनेशन बोला जाता है, कि मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया, उसी को बोला जाता है। बात करेंगे तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर कदम की बात अगर हम करें, तो ये अनुमान लगाया जाता कि जैसे मोदी आए हैं, इनकी छवि जो लोगों के सामने आई थी कि कट्टर हिंदू पार्टी है ये, तो ऐसे में हो सकता है इराक से संबंध बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ क्या था, स्पष्ट किया था भारत ने, भारत पक्ष में था, समर्थक था किसका, फिलिस्तीन को नए राज्य बनाने के, और इजराइल इसके एकदम विरोध में था। इसका मतलब क्या था कि इजराइल और भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास हो रही थी। तो ये था कि मोदी जी आएंगे और कहें कि नहीं, फिलिस्तीन जो है इसके हम सपोर्ट में नहीं है, इजराइल के सपोर्ट में है। इजराइल से चूंकि हमारे क्या होता था, सैन्य उपकरण मिलते, आपने पढ़ा था आवास के बारे में पढ़ा था। आवास के ऐसा यंत्र जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट में लगाया जाता, जो हवा में ये इंडिकेट भी करता है कि आप पे हमला होने वाला है वायुयान पे, और ये भी है कि हवा में वो मारक भी करता है, मारक क्षमता भी होती है उसकी। आवास को खरीदा इजराइल से, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ऐसा है कि अब मोदी जी आएंगे और फिलिस्तीन से बोलेंगे कि हम इजराइल के समर्थक में हैं और फिलिस्तीन का हम समर्थन नहीं करते हैं। मगर इसका उल्टा हुआ, मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए, फिलिस्तीन अपनी जगह है, इजराइल अपनी जगह है। फिलिस्तीन नया राज्य है, एक अलग राज्य होना चाहिए। इजराइल भले उसको परेशान कर रहा हो, मगर मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि अगर फिलिस्तीन है तो फिलिस्तीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अस्तित्व है तो वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे में क्या हुआ कि फिलिस्तीन में गए मोदी जी, फिलिस्तीन की भी यात्रा की, और फिलिस्तीन की यात्रा की तो जो आलोचक थे उनके मुंह पे ताला लग गया।
कि यार ये तो सब उल्टा हो गया। ऐसे में क्या हुआ, जब मोदी जी फिलिस्तीन गए तो इजराइल ने भी ऐतराज नहीं किया। इजराइल का ऐतराज न करना इस बात को साबित करता है कि इसका मतलब भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को स्वीकार कर रहा है वो इजराइल। इसका मतलब नाराज तो नहीं है। इजराइल भी गए मोदी, इजराइल गए, वहां भी वही कि आपके और फिलिस्तीन के संबंध जैसे भी उनको दिक्कत नहीं, पर हमारे फिलिस्तीन के संबंध, इजराइल के संबंध, आपके संबंध बेहतर है। और उसमें जिस तरह से हमें ऐतराज नहीं है, आपको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हम फिलिस्तीन के साथ कैसे संबंध रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, इजराइल ने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया वो भारत के और फिलिस्तीनी संबंधों को। तो इस तरह से क्या हुआ, वो तुष्टीकरण की नीति से किसकी तरफ आ गए, हम सशक्तिकरण की तरफ आ गए, सशक्तिकरण की तरफ आ गए कि हाँ चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है जी। ऐसे में आप देखोगे कि एक फिलिस्तीन में एक अवार्ड होता है जिसको बोला जाता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। हाँ, आपने सुना होगा ग्रैंड कॉलर, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें क्या, ग्रैंड कॉलर, हाँ, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन या फिलिस्तीन। ये एक अवार्ड होता है जो कि फिलिस्तीन में दिया जाता है। इस अवार्ड को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अपने देश के प्रधानमंत्री को दिया, अपने देश के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा, नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात का समर्थन किया, भी स्पष्ट बताया कि भाई फिलिस्तीन से क्या नाराजगी है ऐसी, अगर ये सबको आजादी है, वो अपना देश, स्वतंत्र देश रहना चाह रहा है तो रहने दीजिए उसको, क्यों आज के समय में गुलाम बनाना चाहते हो। तो इसका समर्थन किया और ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के अवार्ड से नवाजा। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी कम नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी, चाहे वो ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सबके प्रिंसेस या शेख है, इनको आमंत्रित किया भारत में आने के लिए कि मैं जिस तरह से आपके यहाँ आया हूं, आपका भी स्वागत है मेरे भारत में, आप आइए और हिंदुस्तान को जानिए, हिंदुस्तान की तस्वीर तो देखिए कम से कम। अगर किसी ने आपके दिलो दिमाग में गंद भरी है तो उसको निकालिए। मैं आया हूं, दुनिया के नजरों में इन देशों के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या हुआ कि मैं ये जानते हुए भी आपके यहाँ आया, इसका मतलब मैं अपने देश के लिए और आपके लिए एक नए रिश्ते की पहल करने आया हूं, नए संबंधों की पहल करने आया हूं, आप भी आइए मेरे यहाँ। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप किसी के यहाँ जाओगे, वहां उसको आप आमंत्रित भी करोगे कि आप मेरे यहाँ आइए, तो जाहिर सी बात है आप दोनों के संबंध कैसे होंगे, बेहतर होंगे, संबंधों में सुधार आएगा। और संबंधों में सुधार आना एक नई दिशा की ओर कदम रहता है, एक नई दिशा की ओर एक नई पहल रहती है, और वही कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पश्चिम की ओर देखो नीति, सिर्फ पूर्व से काम नहीं, पश्चिम की ओर जाना। आप देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसे क्या महत्व है इस पश्चिमी एशिया का भारत के लिए। तो पश्चिमी एशिया का भारत के लिए अगर महत्व की बात करें तो मुद्दे वही आ जाते हैं कि एक तो सबसे पहले हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सामने आता है। ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चाहे वो यूएई हो, उसमें चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, आबू धाबी हो, चाहे फिर ओमान हो, ये जो देश है, यहां से क्या होता है, भारत को कच्चा तेल हो, गैस हो, कच्चे तेल, गैस,
प्राकृतिक संसाधनों का आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? जब इन देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो एक तो क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में हमें इन सब पश्चिमी एशियाई देशों की भूमिका चाहिए, योगदान चाहिए, सहयोग चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर हम बात करें सैन्य उपकरणों की, तो उसमें वो इजराइल आ जाता है। इजराइल से हम लोग क्या है, सैन्य उपकरण प्राप्त करते हैं, जैसे आवास के बारे में भी बताया। ये भी ध्यान रखना, ये भी चीज एक है कि जो पाकिस्तान का ग्वादर पत्तन है, अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि की अगर हम बात करें, मैं बोल रहा हूं तो आप पॉइंट लिखते रहना बेटा, ठीक है। सामरिक दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान का ग्वादर पत्तन है, पाकिस्तान का ग्वादर पत्तन है। और उधर हम ईरान के चाबहार पत्तन की बात करें तो ईरान का चाबहार पत्तन वो कहीं ना कहीं दबाव बना सकता है, उससे हम दबाव बना सकते हैं वो पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन पर। वो पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन का निर्माण चीन कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम किस पर दबाव बना सकते हैं, चीन पर। तो ये पत्तनों की अगर बात करें तो इन पत्तनों का भी एक ठीक ठाक महत्व होता है, एक ठीक ठाक महत्व होता है। तीसरी चीज की अगर बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे प्रवासी डियास्पोरा में। डियास्पोरा में तो अभी मैंने बताया, जैसे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, अबू धाबी हो, यहाँ पर भारतीयों की संख्या ठीक ठाक है, भारतीय की संख्या ठीक ठाक है, भारतीय प्रवासियों की संख्या ठीक ठाक है। और ये क्या करते हैं, इन देशों की मुद्रा को हमारे देश में लाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रुपया मजबूत होता है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में तो विनिमय दर और रुपये की मजबूती के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसे में क्या है, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ जाती है, उससे अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, ये चीज है। तीसरा, अगर हम इन देशों, खाड़ी देशों के साथ अगर बेहतर संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा में एक बेहतर सफलता मिलेगी। आतंकवाद के नष्ट करना या आतंकवाद को समाप्त करने में, ये नहीं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में, ठीक है। तो आतंकवाद के खात्मे में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक जो महत्वपूर्ण गल्फ कंट्री का एक क्षेत्र आ जाता है दुबई। दुबई को आप लोग जानते हो, तकनीक के मामला हो, चाहे फिर ऊंची ऊंची इमारतों की बात हो, अमीर लोगों की बात हो, तो दुबई से एक अलग पहचान हो जाती है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के ओपेरा हाउस में भारतीय समुदाय जो कि डियास्पोरा, उनको संबोधित किया ओपेरा हाउस में। कहा? दुबई के ओपेरा हाउस में। तो भारतीय समुदाय को संबोधित किया और आबू धाबी में ऐलान कर दिया कि भाई आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनेगा। आप देखिए, आप तो सोच रहे थे कि यही राम मंदिर बनाने के चक्कर में है, इन्होंने तो आबू धाबी में बना दिया भाई। आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखने की भी बात कही। ऐसे में क्या है भाई, इन देशों में क्या है कि हिंदुओं की संख्या भी ठीक ठाक है। हिंदू मंदिर बनेगा आबू धाबी में, हिंदू मंदिर की आधारशिला। आधारशिला की बात कही, आधारशिला रखने की बात कही। ऐसे में क्या है, कहीं ना कहीं वो आर्थिक संबंधों को तो छोड़िए, राजनीतिक संबंधों को छोड़िए, वो सांस्कृतिक संबंधों से भी
इन देशों के साथ एक पहल करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अपने देश की संस्कृति को विदेशों में भी फैला रहा है, तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो आबू धाबी में देश का मतलब पहला मंदिर जो है आबू धाबी में बनाने के लिए ऐलान कर दिया। तो अपने देश के लिए गौरव की बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है ये तो। जिसको हिंदुस्तान नाम हिंदुत्व से जाना जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो भारतीय डियास्पोरा है, जो भारतीय समुदाय है, जो दुबई में रह रहा है, अब जब भी इस मंदिर को जाएगा तो उसको ध्यान नहीं आएगा अपने देश की, अपने वतन की याद नहीं आएगी क्या? अपने वतन की याद आएगी कि देखिए इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, मोदी मंदिर बनवाया। ऐसे में क्या होगा, एक लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है भारतीय समुदायों का, भारतीय प्रवासियों का, डियास्पोरा का अपने वतन के प्रति और गहरा लगाव हो जाता है। ऐसे में क्या है, वो यहाँ निवेश के लिए और ललायत होंगे कि अपने वतन में निवेश किया जाए, अपने देश के लिए कुछ किया जाए। जब मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनाया तो हम नहीं करेंगे? समझे? तो सरकार की ये अपनी एक नीतियां होती हैं, कूटनीति होती है, और इस कूटनीति को नरेंद्र मोदी ने ठीक तरीके से परखा और अपनी दूरदृष्टि से स्पष्ट किया कि हाँ, बाकी जो ये पश्चिमी देश है इनकी ओर भी हमें जाना चाहिए। तो मुद्दे हमारे कौन कौन से सोल्व हो जा रहे हैं? एक तो आतंकवाद का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पश्चिमी एशियाई देशों की तरफ जाने से, खाड़ी देशों की तरफ जाने से, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो आतंकवाद का, वो सोल्व हो जा रहा है। दूसरी चीज ये है, वो ऊर्जा के क्षेत्र में हमें एक बेहतर विकल्प मिलेगा या बढ़ोतरी मिलेगी, ये भी अच्छी बात है। सैन्य उपकरणों की बात करें तो ये भी एक बेहतर रास्ता है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा। तो अपनी, चाहे वो यूएन की बात हो, सुरक्षा परिषद की बात हो, कहीं भी हो, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। फिर वो भारतीय प्रवासियों की बात है, तो डियास्पोरा की बात है। हम जानोगे कि अगर डियास्पोरा हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा को उपलब्ध कराएंगे तो इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है। और फिर ओवरऑल कुल मिला के पश्चिम की ओर जाने से, पश्चिम एशिया की ओर जाने से भारत को, या भारत के अगर बात करें तो वो सामाजिक सामरिक संबंध हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, और फिर चाहे वो सैन्य संबंध हो, सैन्य संबंध भी मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें सिर्फ और सिर्फ लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें क्या है, वो लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी की तरफ भी ध्यान देना है, पश्चिम की ओर देखो नीति की तरफ भी ध्यान देना है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्या है मोदी जी की नीति, तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर कदम, और पश्चिमी एशिया का भारत के लिए महत्व क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।